हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे रिसर्च, और रिसर्च में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में हमारा टॉपिक है आज का क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। अब तक हमने क्या देखा बच्चों? अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड सोर्सेज। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, या रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। यानी क्वेश्चन है तो आंसर चाहिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन चाहिए। कौन, किसको? रिसर्चर को। ठीक है, अब तक हमने ये देखा इंट्रो में, डेफिनेशन में देखा, सोर्सेज में हमने देखा कि वह कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा एक रिसर्चर या रिसर्च करने वाला व्यक्ति अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक को जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, कि एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम। सोर्सेज तो हमने देख लिए कि किस प्रकार से या किन सोर्सेज की मदद से हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उस टॉपिक का, वो हम इसमें देखेंगे। तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो देखो नंबर 1 है सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन। सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या बात कर रहा है ये? सिग्निफिकेंस मतलब महत्व या महत्वपूर्ण, यानी नर्सिंग प्रोफेशन में क्या इसका महत्व है। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है या प्रॉब्लम है जिस पे एक रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है, वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कितना महत्व रखती है, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें देखो, नर्सिंग प्रोफेशन एंड पेशेंट नर्सेज आर बेनिफिटेड फ्रॉम द स्टडी। जो टॉपिक या प्रॉब्लम रिसर्चर ने ली है नर्सिंग प्रोफेशन में, यदि वह पेशेंट को और किसको, नर्सेस को, यदि क्या देता है, बेनिफिट मतलब बेनिफिट एड करता है, मतलब उसके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, जब तो क्या हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो रिजल्ट विल इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस। देखो, इस टॉपिक या प्रॉब्लम को जब रिसर्च कंप्लीट कर ली जाएगी तो उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट से क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 की बात करें, प्रमोट्स नर्सिंग थ्योरीज। जितने भी सिद्धांत नर्सिंग के तैयार किए जा चुके हैं, एक तो उनको प्रमोट करना, और 2 काम क्या करना, डेवलपमेंट और टेस्टिंग द थ्योरीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रिसर्च का टॉपिक है उससे नर्सिंग के सिद्धांत एक तो डेवलप किए जाने चाहिए या टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये 2 काम, ये तीसरा काम है प्रमोट्स थ्योरीज, जो थ्योरीज पहले से है उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करता है तो इसका मतलब वो टॉपिक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड नीड्स। प्रोवाइड्स सॉल्यूशन, क्या प्रोवाइड कराना, सॉल्यूशन मतलब समाधान। क्या प्रोवाइड करना? समाधान प्रोवाइड कराना करंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड या नीड से रिलेटेड। करंट मतलब वर्तमान में नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर यदि कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उस प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्यूशन निकालना, और कोई यदि अर्जेंट नीड है किसी चीज़ की तो उसको पूरा करना। ठीक है, आगे हम बात करें, जनरल इंफॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी प्राप्त करना, किससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। देखो, ये बोल रहा है कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर कोई भी प्रैक्टिस को यदि हम इम्प्लीमेंट करें उसकी जानकारी प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसकी जानकारी सबको प्रोवाइड कराना। तो सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन में ये जो क्राइटेरिया है कि इम्पोर्टेंस रखने का ये 1 2 3 4 5 5 क्राइटेरियाज हैं। अगर ये क्राइटेरियाज को हमारा रिसर्च का टॉपिक या प्रॉब्लम पूरा करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्च का टॉपिक है वो क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं देखो
कि मान लो कि कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और उसने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो टॉपिक सेलेक्ट किससे किया है, सोर्स से किया है। किससे किया है, सोर्स, किसी भी सोर्स से किया है। टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद यदि उस टॉपिक से क्या होता है, बेनिफिट, उस टॉपिक से क्या होता है, बेनिफिट, किसको होता है, नर्सिंग प्रोफेशन को। किसको होता है बच्चों, नर्सिंग प्रोफेशन को यदि बेनिफिट होता है तो वह टॉपिक क्या करता है, क्राइटेरिया के अंदर आता है, यानी कि वह गुड क्राइटेरिया रखता है, वह टॉपिक गुड है और जो नर्सिंग क्राइटेरिया के अंदर आता है। ठीक है, आप समझ गए कि एक रिसर्चर जो रिसर्च करता है, उसने रिसर्च के लिए एक टॉपिक लिया, या यूँ बोलूँ प्रॉब्लम चुनी, ठीक है, उसको चुनने को क्या, कहाँ से चुना, सोर्सेस से चुना, और वह टॉपिक ख़त्म होने के बाद यानी रिसर्च होने के बाद वह बेनिफिट करता है नर्सिंग प्रोफेशन को, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह अंडर क्राइटेरिया से संबंधित है। ठीक है, नोट्स उतारिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। आगे बात करते हैं बच्चों। आगे क्राइटेरिया के अंदर नंबर 2 है हमारे पास ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब होता है जो भी कंटेंट रहेगा, यानी कि जो टॉपिक रहेगा वो एकदम यूनिक और न्यू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिक और न्यू नहीं होगा तो रिसर्च रेप्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसमें देखो, इट इज़ फंडामेंटली कंसिडर्ड, फंडामेंटली होता है कार्य की कंसिडर, निर्धारित किया गया है, दैट एवरी, वैसे डिटरमाइन होता है निर्धारित करना, ठीक है, कंसिडर्ड होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना या बताना। तो इट इज़ फंडामेंटली कंसिडर्ड दैट एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक इन इट सेल्फ। फंडामेंटली कंसिडर्ड को अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे बोलते हैं ना कि इसे प्रैक्टिकली, इस कार्य को प्रैक्टिकली कहा गया है, ये काम प्रैक्टिकली ऐसे होगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, तो वैसा ही कुछ है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी जिस पे रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है, क्या होनी चाहिए, शुड बी न्यू एंड यूनिक। क्या होनी चाहिए, न्यू या फिर यूनिक, या तो नया टॉपिक होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर पुरानी है तो उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए। ठीक है, इन इट सेल्फ, अपने आप में, अपने आप में क्या, प्रॉब्लम जो टॉपिक रहेगा वो। ठीक है, तो ये ओरिजिनल, भाई कहने का मतलब ये है कि किसी कोई एक कार्य है, ठीक है, ये मार्कर है, ये किसी ने बनाया, सेम टू सेम अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, यानी कि उस काम जो है, रिसर्च जो है इस पेन को बनाने वाले की, वो किसी और की है, मैंने कॉपी किया है। ठीक है, अगर मैं इससे संबंधित या ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, किस में आएगी, ओरिजिनल में। ठीक है, फीजिएबल की बात करें, नंबर 3 है क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास फीजिएबल। तो फीजिएबल में देखो, फीजिबिलिटी मीन्स, फीजिबिलिटी में क्या क्या जो टॉपिक रहेंगे वो कवर करेंगे, रेफरेंस टू टाइम, टाइम से संबंधित, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की उपलब्धता, यानी कि सैंपल जो रहेगा, व्यक्ति जो रहेंगे उनकी उपलब्धता, फैसिलिटीज, सुविधा किनके लिए, सब्जेक्ट के लिए और स्टाफ के लिए, उसके अलावा इक्विपमेंट्स, मनी, इथिकल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, फीजिबिलिटी में, फीजिबिलिटी में। अब हिंदी में इसका मतलब समझे तो क्या मतलब होगा, संभव। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा है और इन क्राइटेरियोज को यदि वह पूरा कर रहा है, रिसर्च का टाइम डिसाइड है, उसी टाइम पे हो रही है, सब्जेक्ट अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, इथिकल कंसिडरेशन हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टॉपिक पे रिसर्च क्या है, संभव है। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। तो ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे अभी ये फीजिबिलिटी के अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है, इट डिटरमाइन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। देखो वही बात आ गई ना जो मैंने कही थी कि ये टॉपिक्स इस बात का निर्धारण करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वो उचित है या फिर अनुचित है। ठीक है, तो आप नोट्स उतारो, आगे देखते हैं।
तो बच्चों फिजिबल के अंदर नंबर 1 टाइम की बात करते हैं हम, ठीक है। टाइम का जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा एक रिसर्चर को। इन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट टाइम कंसिडरेशन मस्ट बी नीडेड। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है या कोई भी रिसर्च हो रही है तो उसमें टाइम का कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टाइम डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज, क्योंकि, इसका मतलब बिकॉज है, बिकॉज क्योंकि इट डिटरमाइन हाउ द रिसर्च गो फार। इससे ये पता चलेगा कि यह रिसर्च कहाँ तक जाएगी। कहने का मतलब इस रिसर्च में कितना समय लगने वाला है, ठीक। क्यों? इट रिड्यूस द अनएक्सपेक्टेड डिले। अगर हमें पता चल जाए कि मान लो रिसर्च का टाइम 6 ईयर है, ठीक है, कितना है 6 ईयर, हमें पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि 1 मंथ पे ये करना है, 2 मंथ पे ये करना है, 3 मंथ पे ये करना है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अनएक्सपेक्टेड डिले है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, फिजिबल के अंदर नंबर 2 है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब मनी, ठीक है। द रिसर्च मस्ट कंसिडर्ड रियलिस्टिकली। कोई भी रिसर्च है या रिसर्च है उसमें वास्तविकता में फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वास्तविकता में फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि किसी रिसर्च में कितना पैसा काम में आने वाला है उसका निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है, उसका निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज, क्योंकि सम स्टडीज़ आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स। दूसरे स्टडी की तुलना में कुछ स्टडी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर हम मनी का निर्धारण पहले नहीं करेंगे तो होगा ऐसा कि मान लो हमारी स्टडी का टाइप एक्सपेंसिव रहा और हमारे पास मनी कम रही तो रिसर्च बीच में ही बंद हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ मनी। आगे हम बात करें फिजिबिलिटी का नंबर 3 है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट का दूसरा मतलब हम समझे सोर्सेस, ठीक है। इक्विपमेंट का मतलब है संसाधन, जो भी हम चीज़ें काम में लेने वाले हैं या जो रिसर्चर काम में लेने वाला है रिसर्च के दौरान, पेन, पेंसिल, पेपर, कार्डबोर्ड हैं, उसके अलावा रिकॉर्डिंग के लिए जो भी चीज़ें उसको चाहिए, फॉर्मेट वगैरह, स्टाफ वगैरह। तो इक्विपमेंट की बात करें, बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय लेने से पहले एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, एक्यूरेट बिल्कुल सही, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सही निर्धारण होना चाहिए, किसका, इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट्स का क्या होना चाहिए बच्चों, सही निर्धारण होना चाहिए, सही निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। साथ में सप्लाईज का शुड बी एंश्योर्ड, शुड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो निर्धारण होना चाहिए और बिल्कुल निश्चित तौर पे एंश्योर्ड, ठीक है। क्योंकि यदि वो कोई कार्य को यदि स्टार्ट किया जा रहा है और बीच में यदि कोई चीज़ की कमी होती है या कोई सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है तो बीच में रिसर्च बंद करनी पड़ेगी। इससे अनएक्सपेक्टेड डिले होगा और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स उतारो, आगे देखते हैं। फिजिबिलिटी में नेक्स्ट हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की। ये स्टार्टिंग में मैंने नहीं लिखा रहा होगा पॉइंट्स में, जब फिजिबिलिटी लिखा होगा तो इसको ऐड कर लेना चाहे तो। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात करें, मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, या हम बोले कि बहुत सारी जो रिसर्च होती है उनको आवश्यकता होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की, लाइक सप्लायर, अथॉरिटी, वर्कर सपोर्ट, ठीक है, सप्लायर, अथॉरिटी, वर्कर सपोर्ट। मान लो यदि कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करने जा रहा है, ठीक है, उसमें इक्विपमेंट लाने की जिम्मेदारी सप्लायर को दे दी, परमिशन लाने की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को दे दी जो अथॉरिटी के पास गई हुई है, ठीक है, और काम को मैनेज करने की या जहाँ पे सब्जेक्ट है, एक जगह पे सब्जेक्ट को बुलाकर जहाँ इनका इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो वर्कर्स को ये काम दे दिया गया। अब इनमें से यदि एक भी सपोर्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है, एक भी सपोर्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है कि तो देयर इज चांसेस ऑफ रिसर्च फेलियर,
क्या है, संभावना पूरी ये हो जाती है कि रिसर्च अटक जाएगी, फेल हो जाएगी। तो क्राइटेरिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का क्या होना जरूरी है, गुड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट में देयर आर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट आर अवेलेबल और नॉट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट में तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इस बात का हम निर्धारण करेंगे कि जिन सब्जेक्ट पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। सब्जेक्ट से हमारा मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो हमें हमारे स्टडी में टॉपिक या प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें डेटा या इंफॉर्मेशन देगा। तो यूँ बोल सकते हैं कि जो हम सैंपल है वो हमारा स्टडी सब्जेक्ट है जिसको हमने टारगेट पॉपुलेशन में से चुना है। ठीक है, तो वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर वही अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च कहाँ से होगी। ओके, आगे हम बात करें इथिकल कंसिडरेशन की। बिफोर कंडक्ट द रिसर्च, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले हमें ये एंश्योर होना पड़ेगा, आश्वस्त होना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि सारे लीगल क्राइटेरियाज फुलफिल हुए हैं कि नहीं। इथिकल कंसिडरेशन और इथिकल इम्प्लीकेशंस में दो ही काम होते हैं। एक तो सब्जेक्ट से क्या लेना, परमिशन लेना, कंसल्ट लेना लिखित में कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम तुमसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, किसी गवर्नमेंट बॉडी या अथॉरिटी से परमिशन लेना। ठीक है, तो सारे लीगल क्राइटेरिया फुलफिल है कि नहीं, ये इथिकल कंसिडरेशन में आता है। नंबर 4 की हम बात करें तो ये जितने भी पॉइंट F तक हैं बच्चों वो किस में है, फिजिबल में है। फिजिबल टॉपिक तीसरे नंबर का है, किस में, क्राइटेरिया के अंदर। नंबर 4 है सोल्वेबल और रिसर्चेबल। सेलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड गुड इफ इट इज सोलेबल। जो रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक रिसर्चर ने सेलेक्ट किया है उसको गुड कब कहा जाएगा, अंडर क्राइटेरिया कब कहा जाएगा, अंडर क्राइटेरिया तब कहा जाएगा जब वह क्या होगा, सॉल्व करने लायक होगा। सो दैट चांसेस ऑफ इनसॉल्वेबिलिटी, यदि थोड़ी सी भी संभावना लगती है कि टॉपिक ऐसा है जो सॉल्व करने के लायक बिल्कुल नहीं है, तो प्रॉब्लम शुड बी डिस्कार्डेड। तुरंत उस टॉपिक या प्रॉब्लम को क्या कर दें, निकाल दें, डिस्कार्ड कर दें और दूसरा टॉपिक या प्रॉब्लम चुने। ठीक है, तो ये नंबर 4 क्राइटेरिया है हमारा। नोट्स उतारे, आगे हम देखते हैं। ठीक है, नंबर 5 है करंट इश्यूज बेस्ड। करंट इश्यूज बेस्ड, इसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन द करंट प्रोफेशन एंड नीड ए गुड एंड नीड ऑफ ए प्रोफेशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च का जो प्रॉब्लम या टॉपिक है, ठीक है, वो अंडर क्राइटेरिया गुड कब होगा, जब वो करंट प्रॉब्लम पे बेस्ड हो। ठीक है, या फिर प्रोफेशन की नीड के हिसाब से हो। अगर मान लो ऐसा टॉपिक है जिसको प्रोफेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है या प्रोफेशन के काम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस रिसर्च प्रॉब्लम का। नंबर 6, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर गुड या अंडर क्राइटेरिया इफ इट इज अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डेंस होनी चाहिए, के अनुसार, विद द रिसर्च फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए, रिसर्च जो है वो अकॉर्डेंस विद रिसर्च फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो रिसर्चर के इंटरेस्ट और फील्ड के हिसाब से होना चाहिए। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो रिसर्चर के इंटरेस्ट और फील्ड के अनुसार या अकॉर्डेंस होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, गुड रिसर्च प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमने इंट्रो, डेफिनेशन, सोर्सेज और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ये देखा। अब हमारा इस यूनिट में यानी यूनिट नंबर 3 रिसर्च की जो यूनिट नंबर 3 है रिसर्च प्रॉब्लम, उसका लास्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च जो टॉपिक है उसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएं। ओके, अगली क्लास हम लेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बाय।